नमस्कार दोस्तों, आप लोग इकोनॉमिक लेक्चर सीरीज़ के अंतर्गत देख रहे थे जिसमें हमने आपको पिछले वीडियोस में इन्फ्लेशन वगैरह के बारे में बताया है। और पिछले वीडियो में हमने शुरू कर दिया था कि किस तरह से हम लोग जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, यानी भारतीय जो वित्तीय प्रणाली है, जिसके अंतर्गत मौद्रिक बाज़ार या मुद्रा बाज़ार या मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाज़ार, ये दोनों आते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है वो मनी मार्केट यानी मुद्रा बाजार के रूप में और पूंजी बाजार के रूप में काम करता है। ठीक है, तो सामान्यतः देखा जाए तो मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार को लोग एक ही मान लेते हैं ना, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है। खासतौर से जब आप इसकी तैयारी कर रहे हों तो इसको आप मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को एक साथ नहीं प्रयोग कर सकते हैं। होता क्या है कि जो मुद्रा बाजार है ना, इसमें बेसिकली देखा यह जाता है कि ये किस क्षेत्र में काम हो रहा है, क्योंकि मुद्रा बाजार जो है वो ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है, अनऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि ये असंगठित क्षेत्र में भी हो सकता है मुद्रा बाजार और संगठित क्षेत्र में भी हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन जो पूंजी बाजार है ये हमेशा संगठित क्षेत्र में ही होता है। क्या होता है ये संगठित क्षेत्र? संगठित क्षेत्र का मतलब हुआ जहां पर कि कोई एक नियामक निकाय हो, कोई एक रेगुलेटरी बॉडी हो जो कि उस पूरी कार्य प्रक्रिया को, पूरे प्रोसेस को जो है वो गवर्न करे और साथ ही उसका जो नियमन और नियंत्रण है वो कायम करे। तो पूंजी बाजार में ये जो काम होता है ये आरबीआई और विशेष रूप से सेबी करती है। ठीक है ना, सेबी जो आप जानते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और मुद्रा बाजार जो है वो संगठित होता है और इसे खासतौर से जो गवर्न करता है वो आरबीआई ही करता है। ठीक है, इसमें सारे जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है, ये जो और भी इस तरह की वित्तीय संस्थाएं वो सारी शामिल होती हैं। और संगठित क्षेत्र वो होता है जिसमें आप जानते हैं कि लोग बिना किसी नियामक सत्ता के आपस में लोग या व्यापारी या सामान्यतः जो लोग लेन देन कर लेते हैं पैसे का, लोग ऋण ले लेते हैं ना, इसमें देशी जो साहूकार हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस तरह की सब चीज़ें असंगठित होती हैं। ठीक है, तो मुद्रा बाजार संगठित और असंगठित दोनों हो सकता है, लेकिन पूंजी बाजार हमेशा क्या होता है? संगठित होता है। दूसरी खास बात यह हुई कि मुद्रा बाजार में जो नियामक सत्ता है यानी जो रेगुलेटरी बॉडी है वो आरबीआई अकेले है, लेकिन यहां पर आरबीआई के साथ साथ ना जो विशेष रूप से काम करने वाली संस्था इसमें है वो है सेबी। ठीक है, अब यहां पर आपको आज हम कुछ मुद्रा बाजार के बारे में बताएंगे, क्योंकि जो बेसिक डिफरेंस है मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार का, है ना, वो इस बात को लेकर के है कि दोनों ही बाजारों में, मुद्रा बाजार हो या पूंजी बाजार, दोनों ही बाजारों की खास बात ये होती है कि इसमें जो भी हम वित्तीय लेन देन करते हैं, है ना, खास तौर से जो हम कर्जों का लेन देन करते हैं, ऋणों का जो लेन देन करते हैं ना, जो एक तरह से कह सकते हैं कि फंड रेज करते हैं, है ना, पैसा उगाहने का काम जो करते हैं, वो दोनों ही जगहों पर होता है। लेकिन खास बात यह है कि जो मुद्रा बाजार होता है इसमें ये सारी चीजें अल्पावधि के लिए होती हैं, यानी ये एक तरह से शॉर्ट टाइम है ना, ये अल्प अवधि से संबंधित पूंजी उगाही है, जबकि पूंजी बाजार में यही काम दीर्घ अवधि के लिए होता है ना, वो लॉन्ग टर्म है। ये एक बेसिक अंतर याद रखिएगा। दूसरी खास चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जो अल्पावधि और दीर्घावधि की बात की हमने, वो आप इसको इस ढंग से भी कर सकते हैं कि अल्पावधि का मतलब हुआ कि जितना भी जो फंड रेज होता है वो 1 वर्ष के भीतर का हो। ठीक है, जबकि 1 वर्ष से अगर अधिक का फंड रेज किया जाता है, अगर पैसा उगाने की कोशिश की जाती है, तो वो पूंजी बाजार में होती है। अब यहां एक अन्य तथ्य आपको ध्यान रखना होगा कि जो मुद्रा बाजार है, यहां पर ये तो क्लियर हो गया कि अल्पावधि का लेन देन होता है। अब ये देखते हैं कि इसके मेन प्लेयर्स कौन हैं, कौन कौन लोग इसमें भाग लेते हैं। तो जैसा आपने देखा कि इसकी जो नियामक सत्ता है वो तो आरबीआई है ही, है ना, तो इसका मतलब कि आरबीआई तो इसमें भाग लेगा ही। आरबीआई के साथ साथ इसमें जितने भी प्रकार के बैंक होते हैं वो सारे बैंक इसमें काम करते हैं। ठीक है, बैंक जैसे
हम समझ सकते हैं कि कमर्शियल बैंक है ना, कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सारे बैंक वास्तव में मुद्रा बाजार में भाग लेते हैं। इसके अलावा जो और वित्तीय संस्थाएं हैं जैसे यूटीआई है ना, LIC है ना, इस तरह की जो बीमा कंपनियां हैं, ये लोग भी इसमें भाग लेते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वित्तीय संस्थाएं हैं या बैंकिंग और नॉन बैंकिंग संस्थाएं हैं, ये सभी मुद्रा बाजार में भाग लेती हैं। अब आगे हमको ये देखना है कि इन मेन प्लेयर्स का जो काम है वो किस तरह के इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से होता है, किस तरह के विलेखों के माध्यम से होता है, किस तरह की चीज़ों का ये किस तरह की पूंजी ये उगाते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर पूंजी है वो है ओवरनाइट कॉल मनी, है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण होती है ना। ओवरऑल कॉल मनी का मतलब ये हुआ जिसको आप कहते हैं कि ना कि सिर्फ रात भर के लिए या एक दिन के लिए अगर कोई बैंक या कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन, दूसरी फाइनेंशियल कंपनी अगर बाजार से ऋण उठाती है तो वो ओवरनाइट कॉल मनी कहलाती है। ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखना है कि अगर एक दिन के लिए इस प्रकार का फंड रेज होता है तो वो क्या हो गया, वो हो गया कॉल मनी। ठीक है। अगर यही चीज 7 डेज के लिए होता है तो ये हो जाती है आपकी ना नोटिस मनी। ठीक है। इसी तरह से ये 14 दिन के लिए या उससे अधिक समय के लिए, लेकिन 364 दिन तक, है ना, यानी 1 साल के लिए होता है तो ये होता है आपका शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये 3 तरह के ढंग से काम करती है, ओवरनाइट कॉल मनी, नोटिस मनी और शॉर्ट टर्म लोन। अब इसमें किस तरह के जो विलेख हैं, किस प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, इनका यूज होता है, ये एक देखने वाली चीज है। ठीक है। तो इसमें खास तौर से जो सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है वो होती है सिक्योरिटीज, यानी जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं, है ना, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनका सबसे अधिक प्रयोग होता है। ठीक है। अब यहां पे ध्यान रखना है आपको कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट की तरफ से इसे जो RBI है यही इसको इशू करता है और यही इसको सेल करता है। तो इसका मतलब कि RBI 2 काम करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के संदर्भ में, एक तो इसको जारी करता है और साथ ही इसकी बिक्री करता है। ठीक है ना। तो ये दोनों काम करने का काम RBI का है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लेकर के। ठीक है। इसी तरह की जो सिक्योरिटीज होती हैं खासतौर से गवर्नमेंट की, इनके भी कई तरह के स्वरूप प्रचलन में रहे हैं, है ना, जिनमें अब जो वर्तमान में प्रचलन में सबसे अधिक है वो इस पर डिपेंड करता है कि वो नीलामी के आधार पर उसकी जो रेट है वो तय होती है, हाँ, नीलामी के द्वारा ना। यहां ध्यान रखना है कि पहले इस प्रकार की जो प्रतिभूतियां होती थी, उन प्रतिभूतियों के लिए वो ऑन टैप सिक्योरिटीज भी होती थी, जिससे RBI से कोई भी कभी भी खरीद सकता था, कोई भी, मतलब कि जो वित्तीय संस्थाएं हैं वो कभी भी खरीद सकती थी। ठीक है। इसके अलावा आप ने नाम सुना होगा एडहॉक ट्रेजरी बिल, है ना। तो वो एडहॉक ट्रेजरी बिल जैसी जो सिक्योरिटीज होती थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, जब तक कि डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी जो घाटे का बजट बनाने का, घाटे की बजट को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। लेकिन डेफिसिट फाइनेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो 1997 के बाद से वो एडहॉक ट्रेजरी बिल से जो भरा जाता था वो खत्म कर दिया गया, और उसके बाद से उसमें अब वेज एंड मींस एडवांस का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि 1997 के बाद से जो एडहॉक ट्रेजरी बिल हैं उनको जारी करना बंद कर दिया गया है। तो ये जो एडहॉक ट्रेजरी बिल होते थे ये सिर्फ RBI खरीदता था, ये ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती थी जो केवल RBI खरीदता था। ठीक है ना। और RBI इसे 90 दिन के लिए खरीदता था और उसके बदले में दे देता था पैसे गवर्नमेंट को, है ना। तो वो जो होता था वो हमेशा डिस्काउंट पर होता था। डिस्काउंट को यहां पे समझना है आपको, बट्टा या डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि अगर कोई 100 रुपए की सिक्योरिटी है, ठीक है, अब ये 100 रुपए की सिक्योरिटी को अगर हम ये कहें कि ये हम आपको 80 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है, 80 रुपए में बेच रहे हैं कुछ भी 3 महीने के लिए, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 3 महीने के बाद इसको प्रोड्यूस करेंगे तो आपको तो 100 रुपए मिलेंगे, लेकिन आपने इसको कितने में खरीदा, आपने 80 रुपए में खरीदा। इस तरह से 20 रुपए का आपको रिटर्न मिल गया, 20 रुपए का आपको लाभ मिल गया, 20 रुपए का आपका फायदा हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह के बिल को कहा जाता है बट्टे का बिल, है ना। तो यहां पर ध्यान रखना है कि प्रतिभूतियों का एक स्वरूप क्या है, ट्रेजरी बिल। और जो ट्रेजरी बिल होता है, यहां पर ये चीज भी आपको एक और बता दें कि जो ट्रेजरी बिल है
वो 1 साल के अंदर के लिए जारी किया जाता है, और 1 साल के ऊपर के लिए अगर कोई प्रतिभूति जारी की जाती है तो उसे कहा जाता है बॉन्ड, है ना। तो बॉन्ड और ट्रेजरी बिल का अंतर यही है कि बॉन्ड जो है वो कैपिटल मार्केट में बिकते हैं क्योंकि वो 1 साल से अधिक के लिए जारी होते हैं, और 1 साल से कम के लिए अगर जारी करते हैं तो उनको हम ट्रेजरी बिल कहते हैं। फिर वो जो ट्रेजरी बिल है उसमें एडहॉक ट्रेजरी बिल वो हुए जिनको कि केवल आरबीआई खरीदता है, यानी वो जनता के लिए या बैंक के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन 1997 के बाद इसको बंद कर दिया गया है। अब जितने भी ट्रेजरी बिल हैं, है ना, वो खासतौर से बेचे जाते हैं नीलामी के द्वारा, है ना। तो इसका मतलब कि अब उन ट्रेजरी बिलों का जो रिटर्न वैल्यू है, कीमत है, कह सकते हैं कि उसमें जो लाभ मिलना होता है वो अब मार्केट में तय होती है उसकी डिमांड और सप्लाई के माध्यम से, है ना। अब ऐसा नहीं है कि हम उसको सिर्फ बट्टे के आधार पर कर दें, ठीक है। इसी तरह से कुछ और तरह के इंस्ट्रूमेंट इसमें भाग लेते हैं जिसमें खासतौर है बिल ऑफ एक्सचेंज, है ना। एक प्रकार से ये, है ना, तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये इस तरह की चीज होती है। इस तरह से एक सीडी होती है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, है ना। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है ना। तो बिल ऑफ एक्सचेंज आप कह सकते हैं कि ये जारी करके, जिसमें कि आप एक निश्चित समय के बाद पैसे देने का वादा करते हैं, या फिर बैंक, है ना, वो किसी के डिपॉजिट का सर्टिफिकेट जारी करके उसके बिहाफ पर पैसा रेज करने का अवसर दे देते हैं। तो इस तरह के जो तमाम इंस्ट्रूमेंट चलते हैं ये भी खासतौर से मुद्रा बाजार के ही सब इंस्ट्रूमेंट हैं। तो मुद्रा बाजार के इंस्ट्रूमेंट में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वो है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल के अलावा बिल ऑफ एक्सचेंज, ना, जिसको हम आप हुंडी भी कह सकते हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, है ना, या सीडी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसी तरह से जो इंस्ट्रूमेंट है, इन इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम मुद्रा बाजार में जो शॉर्ट टर्म मनी है वो रेज करते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब इसी को हम लॉन्ग टर्म में बात करते हैं तो यही मुद्रा बाजार क्या बन जाता है, ये बन जाता है पूंजी बाजार। और जो ये पूंजी बाजार होता है ना, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं कि जो फीचर है वो स्टॉक मार्केट का है ना। तो जो स्टॉक मार्केट या आप जिसको कहते हैं शेयर मार्केट, है ना, तो स्टॉक मार्केट या जो शेयर मार्केट है ना, जिसके जो केंद्र होते हैं, सेंटर ऑफ जो स्टॉक मार्केट होते हैं, उनको हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। ये पूंजी बाजार के क्रय विक्रय के केंद्र होते हैं। यहाँ पर जो खरीद बिक्री होती है वो खासतौर से शेयरों और डिबेंचरों के रूप में होती है। तो पूंजी बाजार के जो सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट हैं वो कौन कौन से हो गए, वो एक तो हो गया शेयर, है ना, इसी तरह से डिबेंचर, ठीक है ना, शेयर और डिबेंचर के साथ साथ ही बॉन्ड्स हो गए, है ना। ये सारे स्टॉक मार्केट में इस तरह से बिकते हैं। यहां पर ध्यान रखना कि डिबेंचर के साथ हमने बॉन्ड्स इसलिए रखा क्योंकि बॉन्ड्स और डिबेंचर ये वास्तव में एक प्रकार के ऋण पत्र हैं, है ना। इनके बिहाफ में जो कंपनी है वो ऋण लेती है, जबकि शेयर ऋण पत्र नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार से उस कंपनी में भागीदारी, उसमें हिस्सेदारी का ये निदर्शन करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि शेयर होल्डर वो उस कंपनी से संबंधित जो कंपनी होगी उसका एक प्रकार से वो भागीदार हो जाता है, जबकि डिवेंचर या बॉन्ड्स अगर खरीदता है तो वो उस कंपनी को ऋण देने वाला ऋणदाता होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से कह सकते हैं कि दो तरह से पूंजी बाजार में काम होता है। एक जिसमें कि हम कंपनी में भागीदारी करते हैं तो स्वाभाविक है कि उसके लाभ हानि में हमारी लाभ हानि जुड़ी होती है, और डिबेंचर या बॉन्ड्स या दूसरा तरीका ये होता है जिसमें कि हम ऋणदाता के रूप में भाग लेते हैं, जिसमें हमको उसके लाभ हानि से कोई लेना देना नहीं होता है। हमको अपने सिर्फ पैसे और यानी अपने मूलधन, अपना जो हमने पैसा लगाया है वो पैसे और उसके साथ मिलने वाली ब्याज से मतलब होता है। ये चीजें आपकी डिबेंचर या बॉन्ड्स कहलाती हैं, ठीक है ना। तो पूंजी बाजार में शेयर और डिबेंचर। अब शेयर में भी ध्यान रखना है आपको कि कई तरह के शेयर होते हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण शब्द आपने सुना होगा आईपीओ, है ना। आईपीओ मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, है ना। तो हम आईपीओ के बारे में और फिर शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में
जो प्राइमरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, इसके बारे में, और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि फिर उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में जो शेयर होते हैं वो किस तरह से बिकते हैं, किनको कहा जाता है प्रेफरेंशियल शेयर। ये सारी चीज़ें हम लोग आपको डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में ना। तब तक आप इसको शेयर करिए, क्योंकि ये एक विद्या है और आप जानते हैं कि विद्या बांटने से बढ़ती है, तो स्वाभाविक है कि इसको शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।